नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लीलाधर जंगोड़ी जी की एक छोटी कविता बहुत से पत्थर पड़े हैं, इस कविता की व्याख्या करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो इस कविता के माध्यम से लीलाधर जंगोड़ी जी पत्थरों की प्रकृति और नियति के बारे में विचार करते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से पत्थर पड़े हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जो पत्थर पड़े रहते हैं उनके बारे में विचार किया गया है। कवि कहते हैं बहुत से पत्थर पड़े हैं पृथ्वी पर, कुछ तो समुद्री दहाड़ तक सुने हुए हैं। कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से पत्थर पड़े हुए, विभिन्न प्रकार और आकार के पत्थर पड़े हुए हैं, और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिन्होंने समुद्री दहाड़ तक सुन रखी, यानी समुद्र के किनारे पर हैं, और जो लहरें हैं उन लहरों की आवाज तक उन्होंने सुनी है। आगे कवि कहते हैं कुछ ने सुनी है सिर्फ बारिश की आवाजें, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बारिश की आवाजें ही सुनी हैं। यानी वो जहां पर पड़े हैं वहां उन्होंने सिर्फ बारिश की आवाजें ही सुनी है। बहुत से ऐसे जगह पड़े हैं जहां पानी की आवाज ही नहीं जाती। कवि आगे कहते हैं कि बहुत सी जगह पड़े हैं जहां पर सिर्फ उन्होंने बारिश की आवाजों की, वर्षा की जो बूंदों की आवाजें ही सुनी हैं, और कुछ पत्थर ऐसी जगह पड़े हुए हैं जहां पानी की आवाज ही नहीं जाती, तपस्वियों की तरह हमसे बहुत दूर। और वो पत्थर ऐसे हैं जिस प्रकार से जो तपस्वी हैं वो समाज से दूर रहते हैं, उसी प्रकार से वो पत्थर भी हैं जिन्होंने पानी की आवाज नहीं सुनी, वो पानी से बहुत दूर हैं। कभी आगे कहते हैं ऐसे भी पत्थर हैं जिन्होंने सिर्फ गिरती बर्फ की गुम होती आवाज सुनी है। कि कुछ ऐसे भी पत्थर हैं जो पहाड़ों की इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि वो उन्होंने पानी की आवाज तो नहीं सुनी है, लेकिन जो गिरती हुई बर्फ की गुम होती हुई आवाज सुनी है। यहाँ पर गुम होती हुई आवाज एक प्रकार से बिंब है कि जिस प्रकार से जो बर्फ गिरती है उसकी कोई आवाज नहीं आती, वो बहुत ऊंचाई से गिरती है, लेकिन वो ऐसी आवाज होती है जैसे गुम होती हुई कोई आवाज होती है। कवि आगे कहता है कि हमारे चारों ओर बिखरी है नुकीली ठोकरें, जिन्होंने न पानी की आवाजें सुनी है न बर्फ की। फिर और अलग प्रकार के पत्थरों की बात कवि करता है कि हमारे चारों ओर ऐसी नुकीली ठोकरें बिखरी हुई हैं। नुकीली ठोकरें यहाँ पर पत्थरों से तात्पर्य है वे पत्थर जो जमीन में आधे धसे हुए हैं और कुछ बाहर निकले हुए हैं, जिससे नुकीली ठोकर बन जाती है। वो नुकीले पत्थर हैं जिन्होंने न पानी की आवाजें सुनी है न बर्फ की आवाज सुनी है, खून की आवाजों के अलावा। कवि कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ खून की आवाज के अलावा न पानी की आवाज सुनी है न बर्फ की आवाज सुनी है। खून की आवाज क्यों सुनी है? क्योंकि जो नुकीली ठोकर होती है, जो इंसान पृथ्वी पर चलते हैं तो इन नुकीली ठोकरों से, नुकीले पत्थरों से टकरा जाते हैं और उनके पैरों वगैरह से खून निकल जाता है। तो सिर्फ उन्होंने खून की आवाज ही सुनी है। तो ऐसे भी पत्थर पड़े हुए हैं। पानी की आवाज के बिना जो पत्थर गुजरे हैं वे मलबे और दलदल में चुभे हुए कभी। और कभी कहता है जो पत्थर जिन्होंने जिन पत्थरों पर से गुजरी होगी और उसने अपनी आवाज रहे होंगे। और कछार, कछार यानी नदी का किनारा, और नदी के किनारे पर जिस प्रकार से जो सफेद रंग के बगुले होते हैं, तो वह
ऐसे ही वो पत्थर रेत बनकर उन बगुलों के साथ रेत बनकर उड़ रहे होंगे। अगर वो नदी मार्गों से अलग छिटके पड़े हैं। कवि कहते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो नदी के मार्ग में नहीं है, वो नदी के रास्तों से अलग छिटके पड़े हैं। वर्षा की झड़ियां भी से भी अछूत कहीं, और वहां पर वर्षा की झड़ियां भी नहीं जाती। यानी वर्षा का जब जब बरसात होती है तो बरसात का पानी भी वहां तक नहीं जाता। अछूत यहाँ पर कहा गया है, यानी वर्षा का जो पानी है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाता, उनको नहीं छू पाता। तो पानी के स्पर्श और उसकी आवाजों के लिए तड़प रहे होंगे अपने स्थिर आकार में। तो ऐसे पत्थरों की नियति ऐसी है कि उनको कुछ भी उनके जीवन में तरलता का स्पर्श नहीं है। कठोरता के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी तरलता का स्पर्श नहीं है। इसलिए वे उस पानी के स्पर्श और पानी की आवाजों के लिए तड़प रहे होंगे और अपने स्थिर आकार में। क्योंकि किसी भी पत्थर का तब तक आकार नहीं बदलता जब तक वो तरलता के स्पर्श में नहीं आता। जिस प्रकार से इस कविता में भी बताया गया कि अगर वो नदी के वेग में आ जाते हैं तो वो उस रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ठोस और तरलता के जो आपस में अंतर संबंध है उसको लेकर कवि ने अपने विचार प्रकट किए हैं। जो पत्थर हैं वो ठोस तत्व का एक उदाहरण है, और जो पानी है वो एक तरलता का उदाहरण है। और यहाँ पर इन दोनों के अंतर संबंध के बारे में लीलाधर जंगोड़ी जी ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।